यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग करेंगे। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन पूरा देखने के बाद आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। यदि आप हमारी 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं जिसके अंदर बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 2000 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर हमारा साइकोलॉजी के नोट्स रहेंगे और ग्लोसरी है, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8770803840 पर मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप इस सीरीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और यदि डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक थ्योरी सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी में हम लोगों ने एनसीएफ ने जो जो भी चीज़ें बताई है, बेसिक एजुकेशन सिस्टम, बेसिक शिक्षा पद्धति से लेकर एनसीएफ 2005 तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो उसी पर बेस्ड क्विज आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सी ऑप्शन है, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। या फिर 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो हमें पता है पर्यावरण अध्ययन 3 से शुरू होता है, 4 और 5 कक्षा तक चलता है। लेकिन कक्षा 1 और कक्षा 2 की यदि हम लोग बात करें तो कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो है बच्चों की जो भाषा होती है और गणित के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर जानकारी दे दी जाती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है क्या। क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे जो सीख कर कोई भी खोज विधि के द्वारा बच्चे कैसे भी पर्यावरण अध्ययन में अधिगम कर रहे हैं, ये चीज़ें क्या इंगित कर रही है, पर्याप्त समय बच्चों को क्यों दिया जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है या फिर पर्यावरण अध्ययन शिक्षा केंद्रित है। आंसर सही क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पर्यावरण अध्ययन को बाल केंद्रित मानकर बच्चों को अध्ययन करवाते हैं, लर्नर सेंटर्ड इसको माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का एक उप प्रकरण यहाँ पर हो सकता है। आपको ध्यान हो तो कल के सेशन में हम लोग थीम और सब थीम जो उसको डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर उप पाठ्यक्रम की उप प्रकरण की बात की गई है। उप प्रकरण यानी सब थीम की बात की गई है। परिवार और मित्र हमारे थीम होते हैं, भोजन हमारा थीम होता है और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये हमारे थीम में आता है। लेकिन एनिमल्स जो है वो हमारा सब थीम में आता है, फैमिली और फ्रेंड्स के। आप चाहें तो थीम एक बार देख सकते हैं। ये देखिए आपके पास ये थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, ट्रैवल, फूड, शेल्टर मतलब कि आवास, और थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं। अब फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है इसके सब थीम होते हैं। इसमें सबसे पहले रिश्ते नाते रिलेशनशिप आते हैं, दूसरा हमारा वर्क एंड प्ले खेल व कार्य आता है, तीसरा हमारा आता है एनिमल्स यानी कि जानवर, और फोर्थ आ जाता है हमारा प्लांट्स यानी कि पौधे, ठीक है। तो ये थीम और सब थीम की यहाँ पर बात हो गई। हमसे पूछा था कि कौन सा उप प्रकरण है, तो ये एनिमल्स तीसरे नंबर पर जो दिख रहा है, जानवर जो है हमारा यहाँ पर उप प्रकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि हो सकती है। सबसे पहले विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण संरचना या सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। पर्यावरण शिक्षण के लिए गतिविधि क्या हो सकती है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है, ये हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली एक ही ऑप्शन हमको यहाँ पर सही लग रहा होगा, और जो कि है ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ठीक है। बच्चों को सूचना देने के लिए, सूचनाएं जो है बच्चों तक पहुंचाने के लिए उनको प्रेरित करना, या फिर 6 प्रकरणों का एक रेखीय रूप में आप आयोजन कर पा रहे हो, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों पर डिपेंड हो जाओ, तो ये सारी चीज़ें गलत है। आप चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है जो कई क्षेत्रीय और स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर बनाए। हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए पाठ्यक्रम को नई प्राथमिकता और बदलते सामाजिक संदर्भ के उभरते हुए दृष्टिकोण के संदर्भ में युवा पीढ़ी को अतीत की पुनर्व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना चाहिए। इसीलिए ईवीएस शिक्षक के विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना यहाँ पर वांछनीय मतलब जरूरी हो जाता है।
ठीक है। तो ये पूरा बहुसांस्कृतिक बता दिया है कि ऐसा किया है तो क्यों किया जाता है। लिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सबसे पहला बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बी स्टेटमेंट है यहाँ पर बच्चों के समुदाय के सदस्य। सी स्टेटमेंट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। और डी स्टेटमेंट जो है वो क्या बोल रहा है, डी कथन क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और उनकी परिभाषा। अब आप देखो कि अब इनमें से कौन कौन से जो गलत लग रहे हैं उनको आप हटा दो। तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है जिसमें डी एक सजेशन के रूप में दिया हुआ है, इसको हम लोग काट देंगे। मतलब सी तो नहीं होगा, या तो ए ऑप्शन हो सकता है, या फिर बी हो सकता है, या फिर डी ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। अब देखो क्या पूछा गया, बच्चों की सक्रिय भागीदारी लेना 100% श्योर है। सबसे ज़रूरी तो यही चीज़ है कि बच्चे जो है खुद से आगे रहकर पार्टिसिपेट करें। मतलब ए ऑप्शन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो डी भी गलत हो गया। अब सिर्फ हमारे पास ऑप्शन बचे हैं ए और बी, या तो ए सही होगा या फिर बी सही होगा। देख लेते हैं बी वाला ऑप्शन। बच्चे के समुदाय के सदस्य मतलब बच्चे के आसपास के जो लोग हैं, क्या वो एक अच्छी भूमिका निभा पाएंगे पर्यावरण की रचना, ज्ञान की रचना करने में? डेफिनेटली निभाएंगे। मतलब बी भी हमारा सही है। ए और बी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, तो ये भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है, इसीलिए जो बुक्स को इतना ज़्यादा क्रिएटिव बनाया जाता है, ठीक है। नए नए तरीके कहानी कथाओं के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, तो ये भी अच्छा खासा रोल प्ले कर लेती है। मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बी और सी वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किस चीज़ को जोड़ना चाहिए? सबसे पहले वृत्तांत को, सेकेंड स्टेटमेंट है कहानियों को, तीसरा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या को, या फिर स्टेटमेंट डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या यहाँ पर ज़रूरी हो सकती है। तो देखो कौन कौन से स्टेटमेंट या कथन आपको सही लग रहे हैं। ए और बी तो बिल्कुल सही है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ए और बी तो होना ही चाहिए। तो ये वाला इसमें ए सी और डी दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें दे रखा है केवल ए और बी, और तीसरे में दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में सी और डी, तो सी और डी अकेले तो सही नहीं होगा, ठीक है। और ए बी और सी दे रखा है। अब मुझे ये बताओ कि सी और डी में से आपको ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है? हो सकता तो ज़्यादा सही हमारा डी हो सकता था, प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं। मतलब सी गलत है, डी सही हो सकता था। अब वापस से आप ऑप्शन पर आ जाइए, ऑप्शन देखिए, ठीक है। ए सी और डी नहीं बैठ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को प्रभावशाली तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है। किसके माध्यम से? वृत्तांत सुनाकर, ठीक है, कुछ पुराने पास्ट की बातें बताकर, और कहानियों के माध्यम से। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण के शिक्षण के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण के शिक्षण में क्या किया जाता है? बच्चों को जानवरों का चित्र बनाने को बोला जाता है, अवलोकन करने को बोला जाता है। तो ये चीज़ें क्या करती है, बच्चों को कैसे प्रेरित करती है? उनकी सृजनात्मकता का विकास करती है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास होता है, बच्चों में सौंदर्यगत और संवेदना जो होती है, सौंदर्य एस्थेटिक सेंस जो होता है, उसका निर्माण यहाँ पर होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ए और बी तो डेफिनेट है कि करेक्ट है। इससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आती है, और बच्चों के जो रचनात्मक कौशल जो होते हैं और अवलोकन ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है उसका विकास यहाँ पर होता है। ए भी सही है, बी भी सही है। तो स्टेटमेंट आप देख लो और उसके हिसाब से ऑप्शन सेट कर लो। ए और सी दे रहा है, मतलब ए और बी तो होना ही है, ये तो हम लोग श्योर हैं, ठीक है। तो ए और सी हटा दो, ए हटा दो, बी हटा दो, तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी और सी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ओके, क्योंकि बच्चों में यहाँ पर देखो सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास हो जाएगा, सृजनात्मकता तो हो ही रही है, और साथ में अवलोकन शक्ति भी बच्चों की विकसित हो रही है। तो तीनों ही बातें ठीक है यदि हम लोग इस तरीके से चित्र के माध्यम से और अवलोकन करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों? पर्यावरण अध्ययन में जो शिल्पकला के कोई भी आर्ट वगैरह के कार्य, चित्रकला के कार्य तो ग्रुप बनाकर दिए जाते हैं, उससे क्या होगा, उसके पीछे का पर्पस आपको बताना है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति होती है।
समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। और स्टेटमेंट डी या फिर कथन डी आपके सामने, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो देखो ए तो बिल्कुल सेट नहीं हो रहा और डी भी सेट नहीं हो रहा है। अनुशासनहीनता को रोकने के लिए ग्रुप बनाते, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। और पाठ्यक्रम समय पर कंप्लीट हो जाए इसलिए ग्रुप बनाकर कार्य करवा दो ताकि कम समय में ज़्यादा कार्य हो पाए, ये भी कोई अच्छा सा लॉजिक नहीं बैठ रहा है। मतलब ए और डी तो गलत है। बच्चे क्या बी और सी, सहपाठी अधिगम पीयर असेसमेंट को, मतलब बच्चा एक दूसरे से सीख रहा है, पीयर लर्निंग करके सीख रहा है, तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, और सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बिल्कुल बेहतर बनाता है, तो बी और सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, बी और सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बैठेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन या तरीका क्या हो सकता है। परिवार के सदस्य, यस हो सकते हैं, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। तो परिवार के सदस्य और समुदाय के सदस्य हमें पता है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और समाचार पत्र के माध्यम से भी पर्यावरण अध्ययन सीखने में जानकारी मिलेगी। कक्षा मैटर करती भी है और नहीं भी करती है। अब ऑप्शन आप देखिए कि 3 हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, चारों के चारों हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन ऐसे नहीं है। तो 3 सबसे ज़रूरी कौन से लग रहे हैं, सबसे ज़रूरी है परिवार के सदस्य, सबसे नंबर 1 पर। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है समुदाय के सदस्य, और तीसरा समाचार पत्र भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर यहाँ पर हमारा अगेन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट के माध्यम से बच्चे जो है पर्यावरण अध्ययन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इफेक्टिव मैनर में सीख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीएफ के अनुसार 2005, मतलब वही एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ईवीएस का विषय है। वो ही चीज़ें थीम और सब थीम की बात हो रही है। ठीक है, वो थीम की पूछा गया है, भोजन, सौरमंडल, मौसम और ऊर्जा। ईवीएस का मेन थीम यहाँ पर क्या है, याद करो, फूड, शेल्टर, थिंग्स वी कैन मैक एंड डू, है ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से एक थीम हमारा फूड होता है, भोजन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ईवीएस का एक विषय, ईवीएस का एक थीम हमारा भोजन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क हो सकता है। विषय आधारित दृष्टिकोण की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यह पाठ्य योजनाओं को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। यह शिक्षण को अधिक आकर्षक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह निर्णय, मुद्दों और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने में मदद करता है। और यह विषय सीमाओं को नरम करने और समग्र रूप से ज्ञान तक पहुँचने में मदद करता है। विषय आधारित दृष्टिकोण को अपनाने में अब सबसे मजबूत तर्क यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। या तो ये पाठ्य योजनाओं को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण जो टीचिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, 1 सेकेंड, एक शिक्षण को अधिक आकर्षक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करेगा। यह निर्णय, मुद्दों और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगा। यह विषय सीमा को नरम और समग्र रूप से ज्ञान तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो देखो बी, सी और डी ऑप्शन एकदम से सेट नहीं हो रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये पाठ्य योजना को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाने की यहाँ पर कोशिश करेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 में ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं है। कौन सी चीज़ प्रस्तावित नहीं है, बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ उनका संबंध, गतिविधियों पर उनका हाथ, तकनीकी शब्दों के साथ परिचित उनका होना या फिर विषयगत दृष्टिकोण का होना। तो देखो प्रस्तावित कौन सी चीज़ नहीं है कि बच्चों को सारी टेक्निकल टर्म्स जो है, तकनीकी शब्दों की जानकारी हो, उनका ज्ञान हो, ये इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाना था, आपका आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी शब्दों के साथ परिचित होना प्रस्तावित नहीं है ईवीएस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस शिक्षण से संबंधित नहीं है। प्राइमरी क्लासेस में ईवीएस का उद्देश्य क्या नहीं होगा। पहला है बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करना,
ठीक है, पर्यावरण का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना। दूसरा है अवलोकन, माप, भविष्यवाणी और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना। तीसरा है भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता को यहाँ पर विकसित करना। तो इनमें से क्या लग रहा है आपको कि ईवीएस के संदर्भ में प्राइमरी लेवल पर जिसका ध्यान नहीं रखा जा सकता है? सबसे पहले तो बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांत को याद करना। ठीक है, इसके पर्यावरण का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना। फिर है अवलोकन, माप, भविष्यवाणी और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना। और भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति यहाँ पर संवेदनशीलता विकसित करना। तो इन चारों में से क्या सही लग रहा है कि क्या उद्देश्य नहीं हो सकता है? तो देखो, वो हम लोग जानते हैं कि याद रखना, मेमोराइजेशन करना, रॉट मेथड, ये इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, इस तरीके से कुछ इसके पीछे की लाइन हो सकती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये था पर्यावरण का पता लगाने के लिए बच्चों को मौका देना, तो ये उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर ये कौशल डालना, अवलोकन वगैरह के, वो भी सही है। भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति बच्चों के अंदर एक संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी आए, ठीक है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये प्राइमरी लेवल पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? सॉरी, प्रतिनिधित्व करता है। क्या पॉजिटिव सेंस हमसे यहाँ पर बन रहा है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में सूचित करने के लिए जिन्हें आप अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़ाना चाहिए। दूसरा है बाहरी दुनिया के साथ स्कूल में शिक्षार्थियों के अनुभव को जोड़ने के लिए। तीसरा है शिक्षार्थियों को तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं से अवगत कराना। और अगला है ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करने के लिए। देखो, सी और डी तो सेम थिंग बोल रहे हैं कि बच्चों को तकनीकी शब्द समझा दो, आकलन करवा लो, परिभाषाओं से परिचित करवा दो। तो ये प्राइमरी लेवल पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। ए और बी को आप चाहो तो एक बार और पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में सूचित करने के लिए जिन्हें आप अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए उन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है बाहरी दुनिया के साथ स्कूल में शिक्षार्थियों के अनुभव को जोड़ने के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं प्राइमरी लेवल पर कि बच्चे जो है बाहरी दुनिया को जो है कनेक्ट कर पाए, अपने अनुभव को यहाँ पर जोड़ पाए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बाहरी दुनिया के साथ स्कूल में शिक्षार्थियों के अनुभव को जोड़ने के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग करने में मदद करता है। यदि ईवीएस कक्षा की हम लोग बात करें तो बताया जाता है कि कक्षा में क्या करिए, कहानी और कविताएं पढ़ाइए। उससे क्या होगा? शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखें। ठीक है, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना। तीसरा है पाठ को सुखद और रोचक बनाए। और अगला है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता का विकास करना। तो ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविता और कहानी का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर क्या लग रहा है? देखो, ए एकदम से सही नहीं है, बी भी नहीं, सी और डी में से एक हो सकता है। तो डी ज़्यादा सही लग रहा है कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा मिले, इसके लिए हमें कहानी और कविताएं बच्चों को बतानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त नाम ईवीएस के लिए क्या हो सकता है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पर्यावरण कौशल, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण सूत्र या फिर पर्यावरण अध्ययन। इन्वायरमेंटल स्टडीज, स्टडीज का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अध्ययन का न है। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है? पहला ऑप्शन है कक्षा में सीखना स्कूल के बाहर के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में पूर्ण अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और बच्चों को अपने तत्काल वातावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तत्काल मतलब प्रेजेंट सिनारियो जो है, प्रेजेंट इन्वायरमेंट जो है, उसका पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो देखो, उद्देश्य क्या नहीं होगा, अब की बार ये पूछ लिया गया। पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि उद्देश्य क्या हो सकता है, तो क्या नहीं होना चाहिए? कक्षा में पूर्ण अनुशासन रहे, ये पर्यावरण अध्ययन या कोई भी शिक्षा जो है इस तरीके से नहीं बताती कि कक्षा आपकी कैसी रहे, अनुशासित रहे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्राइमरी लेवल पर या कोई भी लेवल पर कक्षा में अनुशासन की बात नहीं की जाती है। बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, उनको बाहरी स्कूल से जोड़ा जाता है, प्रश्न पूछने पर प्रोत्साहित किया जाता है और वातावरण का पता लगाना, अपना जो प्रेजेंट सिनारियो इसका पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि हाल फिलहाल में बाहर क्या सिचुएशन चल रही है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा किस तरीके की होती है? सीखने वाले के प्रति सच्ची होना चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होना चाहिए, तीसरा है शिक्षक के प्रति सच्ची होना चाहिए और विज्ञान के प्रति सच्ची होना चाहिए, मतलब डेडिकेटेड होना चाहिए। हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि पर्यावरण आखिर अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों को कैसे दी जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सीखने वाले के प्रति सच्ची होना चाहिए। दूसरा भी फिर ठीक है कि सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होना चाहिए। तीसरा भी तीसरा ठीक नहीं बैठा है। तीसरा तो हमें ये बोल रहा है कि शिक्षक के प्रति सच्ची होना चाहिए, यानी कि ए सही है, बी सही है और डी क्या है? विज्ञान के प्रति सच्ची होना चाहिए। तो डी स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक बैठ रहा है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसको हटा दो, ये ठीक है, ये भी ठीक है और डी वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने अभी यहाँ पर बड़े EVS के लिए सेम क्वेश्चन आपके मैथ्स के लिए भी बनेंगे, सेम आपके CDP में भी बनेंगे, सेम आपके हिंदी में भी बनेंगे, इंग्लिश में भी बनेंगे और संस्कृत में भी बनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप हर एक सब्जेक्ट जो है उसके अंदर इस टॉपिक को अप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम लोग मैथ्स का करके देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, या फिर छात्रों को प्रगामी गणित के लिए जो आने वाली जो गणित है उसके लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो हमसे पूछा क्या गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को आप कैसे सेट करोगे? तो प्राइमरी लेवल पर गणित बच्चों के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से उसे संबंधित होना चाहिए, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो, आज जो है आज के दिन में आपकी दिन में 2 बजे स्पेशल मैथ्स की क्लास है, तो आप उसे अटेंड करिएगा और इवनिंग में 6 PM आपका लाइव सेशन है, वो आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो ये आज की पूरी क्लास का टाइम मैंने यहाँ पर बता दिया। ये क्लासेस आज आपकी रहेगी और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अच्छा लगा है और प्रीवियस सेशन आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप क्लिक करके प्रीवियस सेशन जो NCF का आपका मिस हो गया है तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।